प्रमुख संपूर्ण प्रोग्राम आरंभ संकल्प से सफलता संपूर्ण से। हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, आज तारीख है 9 जनवरी। 9 जनवरी भारत के इतिहास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। आज ही के दिन भारत में एक ऐसे व्यक्ति के कदम पड़े थे जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पूरी रणनीति, पूरी की पूरी दिशा, डायरेक्शन चेंज कर दिया था। जी हां, आज के दिन भारत में कदम पड़े थे मोहनदास करमचंद गांधी के। भारत में जन्म हुआ मोहनदास करमचंद गांधी जी का और मोहनदास चले गए बाहर दक्षिणी अफ्रीका में कुछ इनिशियल एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब वो भारत में प्रवेश करे तो वो तारीख थी 9 दिसंबर। और इसी दिन को याद रखने के लिए 2003 से भारतवर्ष मना रहा है भारतीय प्रवासी दिवस। आज भी तारीख वही है 9 जनवरी और आज हम मना रहे हैं भारतीय प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। आज हम बात करेंगे कि कैसे ये प्रवासी भारतीय दिवस, और मैं बात करूं स्पेशली इन भारतीय प्रवासियों की, तो भारत की वैश्विक शक्ति के रूप में इन्हें देखा जा सकता है। कैसे ये जो लोग हैं ये कैसे ग्लोबल स्टेज पे इंडिया की पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे यानी मुकुल भारद्वाज के साथ आज का ये एनालिसिस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रवासी भारतीय दिवस। सबसे पहले बात की जाए कि ये प्रवासी भारतीय दिवस होता क्या है, पीबीडी होता क्या है। तो प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन द मार्क ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये किस लिए मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है कि बाहर जो भी लोग भारतीय मूल के या भारत के पासपोर्ट के साथ जो बाहर विदेश में रह रहे हैं, वो भारत की तरक्की के लिए, भारत के डेवलपमेंट के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन करते हैं उसको याद रखने के लिए क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9th ऑफ जैन को मनाया जाता है। क्या हर साल मनाया जाता है? नहीं, 2 साल में एक बार ये मनाया जाता है। और कब से शुरू हुआ था? स्टार्ट हुआ था 2003 से। 2003 से लगातार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। या आप देख रहे हो ये लास्ट ईयर जो बनाया गया 2025 में मनाया गया था प्रवासी भारतीय दिवस, आप देख पा रहे हो। उड़ीसा में, उड़ीसा की ये फोटो आपको देखने को मिल रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 9th ऑफ जनवरी 1915 के दिन किसके कदम पड़े थे भारत में? भारत में कदम पड़े थे महात्मा गांधी के। जी हां, मोहनदास के कदम पड़े थे। जो मोहनदास कहां गए थे? अफ्रीका चले गए थे। अफ्रीका में गया तो मोहनदास था, लेकिन भारत में लौटा मोहनदास करमचंद, वो गांधी था, राष्ट्रपिता थे। और 9th ऑफ जनवरी 1915 महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में जो भी केस थे, केस लड़ने के लिए वो गए। उसके बाद भारतीयों पे हो रहे उन्होंने अत्याचारों को देखा, और उसके बाद जो इनिशियल एक्सपेरिमेंट वो अंग्रेजों के विरुद्ध, उस दमनकारी नीति के विरुद्ध जो भी एक्सपेरिमेंट उन्हें करने थे उन्होंने वहां पे किए। और उसके बाद कैसे वो एक्सपेरिमेंट भारत में आके उन्होंने लागू किए और कैसे पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को एक जन आंदोलन में परिवर्तित किया। और 1947 में जिसे देख के अंग्रेजों को भारत से भागना पड़ा। तो इस आज ही के दिन महात्मा गांधी जी के कदम कहां आए थे? भारत आए थे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उन्हें भारत का सबसे महान प्रवासी माना जाता है। तो अभी तक ये माना जाता है सबसे बड़े प्रवासी, सबसे महान प्रवासी कौन है? गांधी जी हैं। His return changed the course of India's freedom struggle. PBD honors this historical homecoming। तो ये बात हम सबको पता है कि किस तरीके से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह से परिवर्तित हो गया था गांधी जी के आने से।
अब जानते हैं प्रवासी कौन है। तो प्रवासी अगर आप देखो तो प्रवासी की अब भारत के तौर पे अगर देखा जाए भारत में तो दो प्रकार के प्रवासी आपको देखने को मिलते हैं। पहला जो प्रवासी आपको देखने को मिलेगा उनको कहा जाता है एनआरआई, और दूसरे जो प्रवासी हैं उन्हें कहा जाता है ओसीआई। एनआरआई की फुल फॉर्म होती है नॉन रेजिडेंट इंडियन। नॉन रेजिडेंट इंडियन, ध्यान रखिएगा एनआरआई और ओसीआई में डिफरेंस, मेजर डिफरेंस तो ये है कि एनआरआई लोगों के पास जो पासपोर्ट होता है, एनआरआई लोगों के पास जो पासपोर्ट होता है वो कहां का मिलेगा आपको, भारत का देखने को मिलेगा। इंडिया का पासपोर्ट आपको एनआरआई लोगों के पास देखने को मिलता है। वहीं पे ओसीआई की फुल फॉर्म है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये वो लोग हैं जिनके पास फॉरेन पासपोर्ट है। क्या है? फॉरेन पासपोर्ट है, इनके पास भारत का पासपोर्ट नहीं है। फॉरेन पासपोर्ट इनके पास है। फॉरेन पासपोर्ट इसका मतलब है कहीं और के नागरिक है, लेकिन इनकी अगर जड़ देखा जाए, इनका मूल अगर देखा जाए, इनके पूर्वजों का देखा जाए तो इनका संबंध सीधे सीधे आपको भारत में देखने को मिलेगा। और कंबाइंड रूप में इन्हें कहा जाता है डायस्पोरा। क्या कहा जाता है? डायस्पोरा कहा जाता है। संपूर्ण प्रवासी भारतीय समुदाय इन्हें कहा जाता है। तो दो चीजें आपको समझ में आ गई, एनआरआई क्या होता है और ओसीआई क्या होता है। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। नॉन रेजिडेंट इंडियन, एनआरआई, अनिवासी भारतीय। अनिवासी भारतीय से आप समझ रहे होंगे कि वो लोग जो भारत में निवास नहीं करते लेकिन कैसे हैं, ये भारतीय है। दे आर नॉन रेजिडेंट इंडियन, दे डू नॉट रिजाइड इन इंडिया बट दे आर इंडियन। तो समझते हैं ऑल इंडियन सिटीजन। तो ध्यान रखना पहली वर्ड में आपको चीज समझ में आ गई होगी, दे आर एन इंडियन सिटीजन, ये भारतीय हैं। हु रिसाइड्स आउटसाइड इंडिया, जो भारत के बाहर रह रहे हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और वेकेशन। तो किसी भी चीज के लिए बाहर रह रहे हैं, लेकिन वो है कौन? भारतीय है। एक भारतीय नागरिक जो रोजगार या व्यवसाय के लिए भारत के बाहर रह रहा है। इनके पास पासपोर्ट कौन सा मिलेगा आपको? इनके पास इंडियन पासपोर्ट आपको देखने को मिलता है। इंडियन पासपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट मीन्स इनके पास आपको क्या देखने को मिलते हैं? इनके पास वोटिंग राइट्स आपको देखने को मिलते हैं। क्या मिलेंगे आपको? वोटिंग राइट्स आपको देखने को मिलते हैं किनके पास? एनआरआईज के पास। साथ ही साथ ये समझिए कि सिटीजन ऑफ इंडिया है, लेकिन ये इनकी इनकम तो कहां से आ रही है? इनकम बाहर से जनरेट कर रहे हैं, लेकिन मानो इनकी बिजनेस यूएसए में, इनका बिजनेस है यूएसए में, मेन बिजनेस है, और उसी की एक एंटिटी आपको कहां देखने को मिल रही है? इंडिया में आपको देखने को मिल रही है। तो इंडिया में जो बिजनेस की ब्रांच है, वो जो भी इनकम या प्रॉफिट जनरेट कर रही होगी उस पर क्या देना पड़ेगा? इनकम टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? इनकम टैक्स भी ये देते हैं। तो याद रखिएगा, दे होल्ड इंडियन पासपोर्ट, दे हैव देयर वोटिंग राइट्स एंड दे हैव टू पे इनकम टैक्स आल्सो। Usually stays out of India for more than 182 days in a financial year। करीब करीब एक पूरे साल में अगर हम बात करें तो कितने दिन होते हैं? मैं मानता हूं मोटे मोटे तौर पे 365 दिन होते हैं, और 365 का आधा कर लो, 365 का आधा करोगे तो करीब करीब कितना आता है? तो 360 का आधा हो जाता है 180, और करीब करीब 182.5 दिन। वो नागरिक जो साल में 182 दिन से बाहर रहता है उसे आप क्या कहोगे? एनआरआई उन्हें कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं पीआईओ और ओसीआई मेंबर। अभी तो सर आपने कहा था सिर्फ ओसीआई, अभी पीआईओ कौन सी कहानी है? देखो 2015 से पहले अगर बात की जाए, 2015 से अगर पहले बात की जाए तो भारत में दो तरीके के लोग हुआ करते थे जिनके पास इंडिया का पासपोर्ट नहीं होता था। एक होता था पीआईओ और दूसरा होता था ओसीआई। लेकिन 2015 के बाद इन दोनों को क्या कर दिया गया? एक ही बना दिया गया। अब किसके रूप में जाने जाते हैं? ओसीआई के रूप में जाने जाते हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। तो पहले दो कैटेगरी होती थी, पीआईओ इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और दूसरा होता था ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन अब केवल एक ही कैटेगरी है 2015 के बाद, विच इज नोन एज ओसीआई। इनके पास एक कार्ड होता है जिसे कहा जाता है ओसीआई कार्ड, इन्हें कहा जाता है। नाउ ओनली ओसीआई कार्ड एग्जिस्ट। अब पीआईओ जैसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता। ओसीआई गिव्स लाइफ लॉन्ग वीजा फ्री एंट्री। भारत में इनकी वीजा फ्री एंट्री होती है लाइफ लॉन्ग। जिनके पास ओसीआई कार्ड है वो भारत में एंटर कर सकते हैं बिना किसी वीजा के, लाइफ लॉन्ग। ठीक है, अब ओसीआई कार्ड के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं इसको समझो। वीजा मल्टीपर्पज वीजा होता है, मल्टीपल एंट्री अलाउ होती है, लाइफ लॉन्ग वीजा इनके पास होता है। भारत में जब चाहे जिस वजह से आना चाहिए आ सकते हैं। एग्जेम्पशन फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन विद एफआरआरओ फॉर द
एनी लेंथ ऑफ, इससे आपको पता है कि अगर भारत में कोई विदेशी नागरिक रह रहा है और कुछ समय सीमा उसकी होती है, उस समय सीमा के बाद उसको क्या कराना पड़ता है, बार बार रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है एफआरआरओ से। लेकिन अगर आप ओसीआई कार्ड होल्डर हो तो ऐसी कोई परमिशन, ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की आपको जरूरत नहीं है। पैरिटी विद एनआरआईज इन फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशन फील्ड, तो इनके पास क्या है, कुछ पैरिटी है। रिस्ट्रिक्शन की अगर अपन बात करें तो चूंकि ये ओवरसीज सिटीजन है, ये इंडिया के सिटीजन नहीं है, इसलिए इनके पास क्या नहीं मिलेगा आपको, ये वोट नहीं दे सकते, क्योंकि वोट करने का अधिकार किसको होता है, भारतीय नागरिकों को होता है। कैन नॉट होल्ड पब्लिक ऑफिस, कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। और कैन नॉट बाय अ फार्म लैंड, तो कोई भी खेती की जमीन ये नहीं खरीद सकते, फार्म लैंड भारत में नहीं खरीद सकते। कौन, ओसीआई कार्ड होल्डर, ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब एनआरआई और ओसीआई में अगर कंपैरिजन किया जाए, सिटीजनशिप अगर देखा जाए, नागरिकता देखी जाए, तो एनआरआई लोग कौन है, भारतीय हैं, जबकि ओसीआई ये फॉरेन नागरिक है, भारत के नागरिक ही आपको नहीं मिलेंगे। पासपोर्ट इनके पास भारतीय होता है, जबकि इनके पास फॉरेन पासपोर्ट होता है। वोटिंग राइट एनआरआई के पास बिल्कुल होते हैं, ओसीआई के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। स्टे इन इंडिया, बिल्कुल इनके पास भी कोई लिमिट नहीं है, और इनके पास भी कोई लिमिट नहीं है, इनके पास वीजा फ्री एंट्री होती है, और इनको एफआरआरओ के पास बार बार रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अब अगर बात करें कंबाइंडली, जिसे हम डायस्पोरा कहते हैं, तो भारत के कितने लोग विदेश में रहते हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो ओवर 32 मिलियन इंडियंस लिव अब्रॉड, कितने, करीब 3.2 करोड़ लोग भारतीय जो हैं, भारत से जो संबंध रखते हैं, वो कहां पे मिलेंगे आपको, विदेशों में आपको देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा 4.5 मिलियन आपको देखने को मिलते हैं यूएसए में, यूएई में आपको देखने को मिलेंगे 3.5 मिलियन। इसके अलावा मलेशिया, यूके में भी आपको भारतीय देखने को मिलते हैं। अक्सर ये कहा भी जाता है, सो आपने सुना होगा कि विश्व में हर छठा आदमी, उसका सीधा संबंध आपको कहां से देखने को मिलता है, भारत से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो हो गई बात कि कौन लोग होते हैं। क्या भारत को इनसे कोई फायदा होता है? अगर फायदा नहीं होता तो सोचिए हम क्यों प्रवासी भारतीय दिवस मना रहे होते। तो बिल्कुल फायदा होता है, और ये फायदा सबसे पहले आपके सामने मिल रहा है। रेमिटेंस, ग्लोबल किंग, धन प्रेषण, तो भारत को ग्लोबल किंग कहा जाता है किसके टर्म्स में, रेमिटेंस के टर्म्स में। अब रेमिटेंस मतलब क्या होता है, मनी सेंट बाय द माइग्रेंट्स बैक टू देयर होम कंट्री, प्रवासियों द्वारा अपने देश भेजे जाने वाले पैसे। अब किसी घर में से कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति बाहर बिजनेस करने चला गया, तो वो एनआरआई हो गया। अब वो एनआरआई अपने परिवार को पैसा भेजेगा, वो परिवार को जब पैसा भेजेगा, वो वहां पे रुपीज से तो पैसा नहीं भेज सकता, वो बेसिकली डॉलर से पैसा भेजता है, या उस मुद्रा में पैसा भारत में भेजता है। तो इससे भारत को क्या मिलती है, रेमिटेंसेस मिलता है। और इंडिया की रैंक अगर आप देखोगे तो इंडिया स्टैंड ऑन नंबर 1 रैंक, क्रॉसिंग $110 बिलियन इन एनुअल फ्लो। एक साल में $110 बिलियन से भी ज्यादा भारत को क्या मिलता है, रेमिटेंसेस मिलता है। इसी से आप अनुमान लगा सकते हो कि भारत का डायस्पोरा कितने, हर जगह, हर कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि रेमिटेंस कैसे आता है। एनआरआई वर्क्स अब्रॉड एंड अर्न्स, तो कोई भी व्यक्ति बाहर जाएगा, भारतीय, तो क्या करेगा, कमाएगा। उसके बाद सेंट वाया बैंक ट्रांसफर एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन से या बैंक ट्रांसफर से वो पैसा ट्रांसफर करेगा। फैमिली इन इंडिया रिसीव, इससे इंडिया की में जो फैमिली रह रही है उसको पैसा मिल जाएगा। और जो नेशनल फॉरेक्स रिजर्व है वो लगातार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो डॉलर, इसीलिए आप देखोगे भारत के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है लगातार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर, हर देश के पास दो तरह की पावर होती है, एक आर्मी वाली पावर जो जिसे हार्ड पावर कहा जाता है, दूसरी उसकी कल्चरल पावर जिसे सॉफ्ट पावर कहा जाता है। आज हम इंग्लिश में सब कुछ पढ़ते हैं, समझिए ये ब्रिटेन की क्या है, सॉफ्ट पावर है, जो आज भी पूरा वर्ल्ड क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने जींस पहनी होगी, जो डेनिम है वो यूएसए के लेबर्स पहना करते थे, ये यूएसए की सॉफ्ट पावर है, जो आज हम सब लोग क्या कर रहे हैं, पहन के घूम रहे हैं। आज हम सब के फोन में इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सब यूएसए की क्या है, सॉफ्ट पावर है। भारत की सॉफ्ट पावर अगर आप देखोगे तो इंडियन लीड द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज, तो भारतीय जो मूल के लोग हैं वो आप पाओगे जिनका संबंध भारत से आपको देखने को मिलेगा, वो जो वर्ल्ड की टॉप इंपॉर्टेंट जो टेक्निकल कंपनीज हैं उनके क्या है, वो सीईओ आपको देखने को मिलेंगे, जैसे सुंदर पिचई। गूगल में आपको देखने को मिलेंगे सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे अरविंद कृष्णन, आईबीएम में आपको देखने को मिलेंगे, और स्टारबक्स के लक्ष्मण आपको देखने को मिलते हैं। भारतीय मूल के लोग दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं, तो लीडरशिप में भारतीय आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सांस्कृतिक प्रभाव भी आपको देखने को मिलता है। किस तरह से
Our diaspora has made India a household name globally through हमारे प्रवासियों ने भारतीय संस्कृति को एक वैश्विक पहचान दिलाई है। चाहे बॉलीवुड की तरह से आप देखो, बॉलीवुड विश्व में हॉलीवुड के बाद अगर आप देखोगे तो बॉलीवुड की फिल्में बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। स्पेशली अगर आप मिडिल ईस्ट में आप देखो तो बॉलीवुड की फिल्में बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। उसके अलावा नेशनल योगा डे सेलिब्रेट होता है। आप देखोगे पूरे विश्व में नेशनल योगा डे सेलिब्रेट होता है। अभी कुछ समय पहले दीपावली गई है, दीपावली आप देखोगे व्हाइट हाउस में दीपावली मनाई गई। तो ये किस बात का संकेत है कि भारत की सॉफ्ट पावर लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और ये सॉफ्ट पावर जो इंक्रीज होती है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण कौन है? भारतीय डायस्पोरा इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। अगर बात करें सिटीजनशिप प्रोविजन की तो संवैधानिक प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस आपको देखने को मिलेगा। जो आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, आर्टिकल नंबर 5 to 11 दीज डील्स विद द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 9 ये कहता है कि नो ड्यूअल सिटीजनशिप इन इंडिया, इफ यू टेक द फॉरेन सिटीजनशिप इंडियन वन इज लॉस्ट। तो अगर किसी भी व्यक्ति ने जो भारतीय नागरिक है उसने किसी और देश की नागरिकता को कबूल कर लिया है तो अब वो भारत का नागरिक नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, ड्यूअल सिटीजनशिप भारत में नहीं है। ड्यूअल सिटीजनशिप इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके पास उत्तर प्रदेश की नागरिकता अलग से है और भारत की नागरिकता अलग से नहीं। हम सब क्या है? भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं। अनुच्छेद 9 में कहा जाता है भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है और किसी भी व्यक्ति ने अगर बाहर की नागरिकता ले ली है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहा है। पॉलिटिकल राइट्स की अगर अपन बात करें तो हमने देखा एनआरआईज कैन वोट रजिस्टर्ड एज ओवरसीज इलेक्टोरल्स इन देयर होम कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो घरेलू कॉन्स्टिट्यूएंसी उसमें रजिस्टर कर सकते हैं एज ओवरसीज इलेक्टोर्स। OCIs कैन नॉट वोट क्योंकि भारतीय नागरिक नहीं है। सिंस दे आर फॉरेन सिटीजन दे डोंट हैव वोटिंग राइट्स इन इंडिया। तो याद रखिएगा ये बात। एनआरआई अपने घरेलू निर्वाचन क्षेत्र में प्रवासी मतदाता के रूप में मतदान कर सकते हैं। बिल्कुल उनको अनुमति होती है, किसको? एनआरआई को। इसके अलावा भारत सरकार कुछ योजनाएं भी चलाती हैं, जैसे आप देखोगे ICWF इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड फॉर इंडियंस इन द डिस्ट्रेस अब्रॉड। जो भी डिस्ट्रेस, जहां पे दिक्कत वाले इलाके में अगर कोई भारतीय लोग रह रहे हैं तो उनके लिए एक फंड है। दूसरा है मदद काउंसलर सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द ग्रीवियंसेस। तो कुछ भी अगर किसी के साथ होता है तो उसकी ग्रीवियंस को सुनने के लिए वी हैव मदद पोर्टल। उसके बाद VKY वज्र फैकल्टी स्कीम टू ब्रिंग रिसर्चर बैक टू इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इससे हम क्या कर रहे हैं? रिसर्चर को वापस कहां लेके आ रहे हैं? भारत में लेके आ रहे हैं। भारत सरकार विदेशों में संकट में फंसे भारतीयों की सहायता के लिए कई योजनाएं चलाता है और आपने देखा भी होगा कि भारत सरकार इस मामले में हमेशा बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाता है कि किसी भी देश में जहां पे भारतीय मूल के नागरिक फंसे हुए हैं किसी भी दिक्कत में, तो भारत के जो दूतावास हैं वो फटाफट सक्रिय भूमिका निभाते हैं। भारतीय सरकार सक्रिय भूमिका निभाती है और उस कठिन घड़ी में भारतीय लोग पहले ऐसे होते हैं जो सबसे पहले बाहर आते हैं। आपने ये चित्र आपको शायद याद आ रहा होगा, रशिया यूक्रेन का युद्ध जब शुरू हुआ था तो यूक्रेन में मेडिकल क्षेत्र में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी थे उनको बाहर निकाला। ना केवल भारतीय विद्यार्थियों को भारत ने बाहर निकाला, लेकिन पाकिस्तान के विद्यार्थी भी जो फंसे हुए थे उनको भी भारत ने बाहर निकाला था। इंपैक्ट और इंडिया की अगर अपन बात करें तो इन्वेस्टमेंट FDI और FPI आता है। एनआरआई से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो भारत में आते हैं। उसके अलावा बहुत सारे फिलैंथ्रोपी काम किए जाते हैं। हर व्यक्ति अपनी मूल से जुड़ा होता है, अपनी जड़ से, रूट से जुड़ा हुआ होता है। तो भारत में स्पेशली फिलैंथ्रोपिकल काम किए जाते हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाना, स्कूल्स बनाना, अपने गांवों में जहां से बिलोंग करते थे वो काम करते हैं। दूसरा टेक्नोलॉजी नॉलेज ट्रांसफर एंड मेंटरशिप फॉर द स्टार्टअप्स। तो वो बाहर विदेशों में है, विदेशों की जो भी नॉलेज है, जो भी टेक्नोलॉजी उसको समझते हैं और भारत में उसको ट्रांसफर करते हैं। भारत में जो स्टार्टअप्स हैं उनको मदद करते हैं। अभी आपको याद होगा हम एक स्कीम की बात कर रहे थे, VKI। इसको समझिएगा, ये क्या है? ब्रेन गेन इसे कहा जाता है। रिवर्सिंग द ब्रेन ड्रेन एज मोर एक्सपर्ट रिटर्न टू कंट्रीब्यूट। हमारे भारत से पहले तो आपने ब्रिटिशर्स टाइम में आपने एक थ्योरी सुनी होगी, मॉडर्न इंडिया में आप पढ़ते हो, वेल्थ ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ उसे कहा जाता है। तो उस समय पूंजी का क्या हो रहा था? ट्रांसफर हो रहा था भारत से ब्रिटेन में। लेकिन अब क्या हो रहा है? ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इसका मतलब आप पिछले 20 सालों के अगर टॉपर्स उठा के देखोगे, 10th में, 12th में, IITs में जो टॉपर्स रहे हैं वो भारत में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वो सब कहां शिफ्ट हो गए? अब्रॉड शिफ्ट हो गए हैं। अब भारत सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई जा रही है जिससे ब्रेन गेन हो सके। तो जो रिसर्चर बाहर चले गए, जो टॉपर्स हमारे बाहर चले गए, वो वापस भारत में आए और भारत की
जो भी चीजें थी भारत में, जहां पे जरूरत है डेवलपमेंट की, जहां पे ग्रोथ की, वहां पे उनका दिमाग, उनकी जो मेंटल पावर है उसको यूज करके भारत क्या कर सके, तेजी से ग्रो कर सके। विशेषज्ञों की वापसी भारत के लिए ब्रेन गेन है, तो ये करना बहुत जरूरी भी है। अच्छा, आपको पता होगा कि हम लोग बात करते हैं विजन विकसित भारत के, विकसित भारत @2047 2047 में भारत को आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे, तो उसके लिए एक ब्रिज गैप का काम कौन करता है, प्रवासी लोग काम करते हैं। इंडियन डायस्पोरा एक्ट एज लिविंग ब्रिज बिटवीन द इंडिया एंड द वर्ल्ड। भारतीय प्रवासी भारत और दुनिया के बीच एक जीवित सेतु का कार्य करता है। देयर सपोर्ट इज क्रूशियल टू अचीविंग द गोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया बाय 2047। कैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, चाहे नॉलेज ट्रांसफर हो, चाहे रेमिटेंस की बात की जाए, चाहे फिलैंथ्रोपी की बात की जाए, तो सभी तरीके से वो भारत को किस तरीके से देखना चाहते हैं, विकसित तौर पे भारत को देखना चाहते हैं। भारत माता चिल्ड्रन स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड बट देयर हार्ट बीट्स फॉर इंडिया। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत माता की संतानें पूरी दुनिया में कहीं पे भी फैली हो, लेकिन उनका दिल हमेशा भारत के लिए धड़कता है। और इसीलिए आप देखोगे जब भी बात हो रेमिटेंस की, या बात हो इन्वेस्टमेंट की, या फिलैंथ्रोपिक एरिया की, तो हमेशा भारतीय मूल के जो लोग हैं वो भारत के लिए हमेशा सबसे आगे खड़े रहते हैं। तो इसी कंक्लूजन के साथ आज के सेशन हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और प्रवासी भारतीय दिवस आज किस तरीके से मनाया जा रहा है ये आपको पता लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।